नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर कानपुर नगर से है। कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित इंदिरा नगर क्षेत्र की चौकी क्षेत्र में चोरों का बोलबाला जारी है। शातिर चोर ने 2 मिनट के अंदर घर के बाहर से खड़ी बाइक को पार कर दिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि शातिर चोर किस तरीके से बाइक लेकर भाग रहा। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार का है कि इंदिरा नगर स्थित गुप्ता सोसाइटी में रहने वाले सचिन कुमार मिश्रा एक दिन पहले दोपहर लगभग 3 बजे अपने किसी निजी काम से कल्याणपुर बाजार गया था। उसके बाद वहां से सब्जी लेकर वापस लौटा और अपने मकान के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करी और अंदर झोला रखकर पानी पीने लगा। इसी दौरान शातिर चोर ने सचिन मिश्रा की बाइक उनके मकान के बाहर से पार कर दी है। घटना सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। वहीं मामले में थाना प्रभारी संतोष कुमार के अनुसार मामले में जांच पड़ताल चल रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे। बहुत जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी की जाएगी। मेरा नाम है सचिन कुमार मिश्रा। कल मैं कल्याणपुर से गया था बाइक लेके अपनी घर से, और घर के जाने के बाद जब मैं सामान सब्जी अब्जी कुछ भी लेने गया था, उसके बाद जब मैं कल्याणपुर से अपने घर गुप्ता सोसाइटी इंदिरा नगर घर की तरफ मैं पहुंचा। मेरा मकान नंबर है 94B RS इंक्लेव गुप्ता सोसाइटी, और ये इसी के मकान के जस्ट पीछे मेरी चौकी है। चौकी के जब मैं घर गया तो झोला उठा के मैं अंदर जब गया अपने घर, तो मैंने झोला उठाने के दौरान रखने के दौरान मेरे को प्यास लगी, मैं पानी पीने लगा। पानी पीने के दौरान मैं बस गाड़ी झोला रख के मैं तुरंत बाहर की तरफ आया तो मैंने देखा कि मेरी बाइक वहां पे नहीं है। तो मैंने सोचा कि कोई आसपास कोई ले गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो वो चोरी हो गई थी बाइक, और जब चोरी हो गई बाइक तो मैंने 112 डायल करके सूचना दी उनको, और सूचना देने के बाद 112 ने आके मेरे मकान पे आके गुप्ता सोसाइटी में उनने देखा। आके देखने के बाद उनने सूचना अपने इंदिरा नगर पुलिस चौकी को दी। पुलिस चौकी इंदिरा नगर ने पूरी फुटेज निकलवा के पूरी जानकारी दी। उन्हें आश्वासन दिया था कि आपकी गाड़ी हम ढूंढवा सकते हैं, और मेरी यही गुजारिश है कृपया करके जल्दी से जल्दी मेरी गाड़ी मेरे हैंड ओवर कर दी है। गाड़ी का क्या नंबर है, कौन सी गाड़ी? मेरी गाड़ी पैशन प्रो है, हरी कलर की है, और गाड़ी का नंबर है UP78BX 9749। संडीला कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में वो नजर आ रही। संडीला कोतवाली विद्यासागर पाल के नेतृत्व में पूरे इलाके में सख्त निगरानी और चौकसी बढ़ा दी गई है। त्योहारों और संवेदनशील माहौल को देखते हुए पुलिस द्वारा हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखी जा रही। बस अड्डा चौराहा बना सुरक्षा का केंद्र। कस्बे के व्यस्ततम बस अड्डा चौराहे पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जा रही। इस दौरान 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को रोक कर गहन तलाशी ली गई और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई है। संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त, मिश्रित आबादी और संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल गश्त और कर सुरक्षा का जायजा लिया है। गश्त के दौरान आम जनता से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया गया है। पुलिस का सख्त संदेश है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से है, जहां मोस्ट कल्याण संस्थान के सौजन्य से सामाजिक जागरूकता एवं सामाजिक प्रगति चिंतन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कल्याणपुर स्थित अंजलि पार्टी लॉन मेनावती मार्ग चिड़ियाघर के पास संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक चिंतक राम कुमार कश्यप ने की है, जबकि मंच का संचालन वरिष्ठ समाज सेवी वीरेंद्र निषाद ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में सुल्तानपुर से आए श्यामलाल कश्यप उपस्थित रहे। इसके अलावा राजेश कश्यप, सरवन निषाद, सुरेंद्र कश्यप, दीपू निषाद, राम नारायण सहित समाज के कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आयोजन के अंत में समाज के विकास और जागरूकता के लिए ऐसे कार्यक्रम को निरंतर आयोजित करने का संकल्प लिया गया।
मिर्जापुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने अष्टभुजा डाक बंगले पर गौ तस्करी से जुड़े मामले को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। डीजीपी ने बैठक के साथ मथुरा की घटना को लेकर कहा, माहौल खराब होने से उस हिंदू पर जांच हो रही है, जो भी चीज सामने आएगी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौ तस्करी के मामले में विशेष तौर पर समीक्षा की गई। गौ तस्करी के मामले में मुख्यमंत्री जी का प्राथमिकता और साथ ही अनऑर्गेनाइज रूप से इस कार्यक्रम में लिप्त है और साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों में फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ा गया है, जो उसमें पीछे ऊपर तक इन्वॉल्व लोग हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है। सर, बैठक आपने लिया है, क्या निर्देश दिया कि किस पे बैठक है सर? आज यहाँ पर मिर्ज़ापुर रेंज के तीनों जिलों के अधिकारी यहाँ पर थे और इसके अलावा एसपी जौनपुर और एसपी इरज जो हैं वो भी आए हुए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मेनली यहाँ की क्राइम की सिचुएशन जो है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसकी समीक्षा की गई। यहाँ पर जो गौ तस्करी के मामले हैं उस पर विशेष तौर पर उसकी समीक्षा की गई। आप जानते हैं कि गौ रक्षा के मामले में या गौ तस्करी के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्राथमिकता है वो सर्वविदित है और इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड रूप से इस क्राइम में लिप्त हैं उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों में जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उसको तोड़ा गया है और जो इसके सिर्फ कैरियर नहीं बल्कि जो इसके पीछे ऊपर तक लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में की गई है। तो उसी कड़ी में यहाँ पर भी उस कार्रवाई की समीक्षा की गई और बाकी जो मेला लगा हुआ है उसके व्यवस्थापन के बारे में, उसके लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उसकी समीक्षा की गई। सर, मथुरा मामले में क्या एक साजिश सामने आ रही है कि यह पहले से एक साजिश रची गई, दंगा भड़काने की कोशिश, क्या इस तरह के कोई मामले सामने आए? अभी जांच चल रही है। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि चाहे वो गौरक्षा का प्रकरण हो, चाहे वो गाय तस्करी का प्रकरण हो, इस मामले में शासन की प्रतिबद्धता, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता सर्वविदित है। कल का जो मामला हुआ उसमें भी रात में करीब 4 बजे जो वहाँ पर चंद्रशेखर और फरसा वाले बाबा जो थे वो 4 बजे अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पर किसी सूचना पर वहाँ पर गए और किसी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल वहाँ पहुँची क्योंकि कल कोहरा वहाँ बहुत ज़्यादा था। तो पीछे से आई एक गाड़ी के एक्सीडेंट में उनकी दुखद मृत्यु हुई। परंतु साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये विजिलेंटे की जो कार्रवाई है, अपने आप जाकर के जो कार्रवाई की जाती है, ये सरासर गलत है। हमारे अधिकारी इस बात के लिए चैतन्य हैं। कोई भी सूचना इस प्रकार की हो, लोकल अधिकारियों को दिया जाए, एसएसपी को दिया जाए, एसपी सिटी को दिया जाए, डीआईजी एडीजी को दिया जाए, तत्काल कार्रवाई होगी। इसमें किसी भी प्रकार की विजिलेंसी की कार्रवाई से इसी प्रकार के हादसे भी हो सकते हैं और अन्य प्रकार की अव्यवस्था भी उत्पन्न हो सकती है। इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित किया गया है। करीब 13 लोगों को जेल भेजा गया है और जो गाय तस्करी के और गौरक्षा से संबंधित मामलों में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सर, अफवाह फैलाया गया, बताया जा रहा है कि एक हत्या के उसको गौ तस्करी द्वारा मारने का एक अफवाह फैलाया गया, तो इसमें कोई जांच कमेटी भी सर आपकी तरफ से? नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुकदमे 2 कायम हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उस इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य भी सामने आएंगे क्योंकि ये बात तो सवेरे 4 बजे ही क्लियर हो गई थी कि इन दोनों ही गाड़ियों में कोई गाय या उस प्रकार की चीज़ नहीं थी। एक में किराने का सामान था और दूसरे में वायर लदे हुए थे और ये पहली गाड़ी में सामान जो था वो नागालैंड जा रहा था, जो किराने का सामान था। तो एक रूल ऑफ लॉ बेस्ड सोसाइटी में इस प्रकार की कार्रवाइयों की कोई जगह नहीं है। इसमें अगर किसी को कोई जानकारी मिलती है तो हम यही अनुरोध करेंगे कि वो जिन अधिकारियों को इसका दायित्व है उनको इसकी सूचना दें, जिससे कि इस ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई हो सके। माहौल खराब करने की सर कोशिश की गई। अगर वो उस बिंदु पर भी जांच हो रही है
और इसमें जो भी चीज सामने आएगी उस पर कड़ी कार्रवाई की थैंक यू जाएगी। सर, थैंक यू। यहाँ पर तो जो भक्तजनों का सैलाब है, उनकी आस्था जो है वो अपने आप ही सामने दिखाई पड़ रही है। और इन नवरात्रि के 9 दिनों में ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर उनके दर्शन कर पाया। मैं सभी के यही कामना करता हूँ कि माँ सभी लोगों में शांति, सौहार्द और अच्छा सुख समृद्धि सब लोगों को मिले, ऐसी मेरी कामना है कि माँ सबकी इच्छा पूरी करें। भविष्य में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कोई बड़ी योजना? मेरी अभी बात हो रही थी यहाँ के अधिकारियों से, तो यहाँ पर जो पीए सिस्टम है, सीसीटीवी सिस्टम है, जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है, जो जल पुलिस है, इन सबको मिलाते हुए एक बृहद योजना तैयार की जा रही है, जिससे कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा में और उनके अच्छे दर्शन में, सुविधाओं में और बेहतरी की जा सके, और इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको हम पास करके उसको अलाउ करा दें। बिठूर स्थित नाना राव पेशवा पार्क में मानव एकता एसोसिएशन द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ और साथ ही जहां पर सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए सभी 101 जोड़ों ने कन्या भ्रूण हत्या एवं नशा मुक्त की का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में दूल्हे जीपों पर बैठकर व बाराती बैंड बाजे के साथ नाना राव पेशवा स्मारक पार्क बिठूर पहुंचे हैं। द्वारचार के बाद जयमाले की रस्म पूरी हुई। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को मंडप में ले जाया गया। कन्यादान फेरों की रस्म कराई गई। विवाह समारोह में कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। विवाह समारोह के पश्चात अनेकों धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए, जिनमें लोगों का मन मोह लिया गया। अध्यक्ष एलपी सिंह ने बताया कि संस्थान ने कन्याओं का निःशुल्क विवाह कराने का बीड़ा उठाया है। हमारी संस्थान आगे भी निरंतर ऐसे ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम करती रहेगी। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से युवक युवतियां भी अपने माता पिता के साथ सहभागिता कर रही हैं। आज कार्यक्रम में 101 जोड़ों का शादी विवाह संपन्न कराया गया। आज मानव एकता एसोसिएशन के तत्वाधान में सर्व जाति सामूहिक विवाह का 21वां आयोजन, एक से कन्याओं का ये विवाह हो रहा है। 15 वर्षों से लगातार सर्व जाति सामूहिक विवाह का आयोजन हम सब लोग मिलके करते हैं। आचार्य हैं, गुरुजी हैं, दीदी हैं, सभी लोगों के सहयोग से, सभी लोगों में गुरुजी भी खड़े हुए हैं, योग गुरु ज्योति बाबा, सभी लोगों के संपन्न और आम जनता के सहयोग से सर्व जाति सामूहिक विवाह संपन्न होता है और बड़ी धूमधाम से हम लोग विधि विधान से, हिंदू रीति रिवाज से सामूहिक विवाह को संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के द्वारा समाज को क्या संदेश देना चाहिए? सर्व जाति सामूहिक विवाह का संदेश ये है कि एक ही मंच पर सभी जातियों के जोड़े, यहाँ पे कोई जाति का बंधन नहीं है। उस जाति का उसी जाति में विवाह होता है तक, लेकिन मंच एक ही है। अच्छा, जो जोड़ों की यहाँ शादी हो रही है उनसे क्या शुल्क वगैरह कुछ लिया जाता है? उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। स्वेच्छा से हम लोग जो भी अपने स्वेच्छा से यहाँ पे सहयोग करना चाहे, इन बहनों को दान देना चाहे, वो अपना। खबर श्रावस्ती से, जहां मिशन शक्ति के बीच फिर सवालों के घेरे में महिला सुरक्षा। सिरसिया थाना क्षेत्र के कुतने विवाहित की संदिग्ध मौत है। दहेज के तानों से परेशान होकर विवाहिता पंखे से लटकने का मामला सामने आया। सास ने दरवाजा खोलकर शव को पंखे से उतारा। अस्पताल ले जाने से पहले 26 वर्षीय विवाहिता की मौत। मायके पक्ष का गंभीर आरोप, दहेज के लिए हत्या, महंगी बाइक की मांग की गई थी। मृतका के पिता का दावा, शादी में दी गई बाइक भी वापस कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस व डीएसपी क्राइम शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं। पुलिस जांच में जुटी। जो लड़की फांसी लगाई है, क्या हुआ मामला पूरा बताइए इनके बारे में। आप कौन हैं उनके? हम उसके पिताजी हैं, बगल में उनकी माता है। आपका नाम क्या है? हमारा पवन कुमार नाम है।
कहाँ के रहने वाले हैं? हरिया सदगरवा थाना, हरिया सदगरवा, जिला बलरामपुर। कैसे क्या घटना कैसे क्या हुई? ये कैसे आपको दो साल से रगड़ा चल रहा था कि छोड़ दो, हम शादी कर लेंगे, हमें दहेज चाहिए, 5 लाख दहेज, एक अपाची गाड़ी मांग थी। 6 महीना से जो गाड़ी हम शादी में दिए थे, हमारे घर पे खड़ी रिटर्न कर दिए थे। हम बोले थे हम लड़के के शादी ठाने हुए हैं, हम बोले कि शादी कर लेंगे, उसके बाद में आना, हम अपाची ले देंगे और पैसा नहीं देंगे। आपके दामाद का क्या नाम है? तुलसी राम। जो लड़की फांसी लगा उसका क्या नाम? सीमा देवी। कितनी उम्र थी इनकी? 26 साल। कितने वर्ष हुए इनकी शादी के? सन 19 में हुआ था सर। आप कौन है? उनके माता है। कैसे क्या हुआ है पूरा मामला, आपको कब पता चला? हमें लड़की फांसी लगा ना ही पता चला है। कितने बजे आपको पता चला है? हम ना ही जान पाए हैं। हम तो यहाँ आए तब फोन किए हैं, तब ये लोग जान पाए हैं। हम ना ही हमारे पास जब फोन गया तो लड़के जो हमारे दामाद के जो आजा के भाई हैं, वो बोले कि सांप काट लिया है, जल्दी आओ, बचे कि न बचे। उसके बाद में जब यहाँ आए तो यहाँ पता लगा कि फांसी लगा लिए है, और फांसी लगा लिए तो पंखा से कौन उतारा? इनकी माता तुलसीराम की माता और आज ही इन्हीं लोगों ने फांसी लगाया। हमारा सूचना कितने बजे प्राप्त हुई? सूचना हमें 5 बजे प्राप्त हुई। 11:30 बजे हमारी लड़की से बात हुई इनकी, तो वो बोली कि अभी भोजन नहीं किया। और ये लड़की बता रही कि शाम से भोजन नहीं बनी है। फोन लगाई था साहब, ये नातिन है। ये आपकी कौन है? नातिन है। होते फोन लगाई, नानी खाना नहीं बनावत थी। मम्मी ससुया कम्मी कहा थी नहीं बनाई नहीं, तो हम खाब का तो बनाए। अगर लड़की मान लिया चली गई, घर पे कोई नहीं। थाना क्षेत्र सिरसिया अंतर्गत ग्राम पंचायत मधवापुर की कुथनी में एक महिला की संदिग्ध मौत हुई, उसके बारे में क्या बताएंगे? आज दिनांक 23/3/26 को समय लगभग 18:08 पे पीआरबी पे सूचना प्राप्त हुई कि अरुण कुमार कॉलर थे। उन्होंने सूचना दी कि उनकी बहन ने फांसी लगा ली है। तो तुरंत ही पीआरबी यहाँ पहुंची और स्थानीय थाने से भी थाने की टीम पहुंची। तो बाहर के कमरे में बॉडी पड़ी हुई थी और यहाँ पे पूछताछ किया गया तो उसकी मृतका की सास ने बताया कि वो मृतका फांसी लगा ली थी। और तुरंत ही मौके पे फॉरेंसिक टीम आई और उसके बाद अभी पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। और तहरीर प्राप्त करके मृतका के पिता द्वारा तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कर। मृतका का नाम क्या है? मृतका का नाम सीमा देवी है, वाइफ ऑफ तुलसीराम। और ये कुथनी ग्राम सभा है, दाखिला मधवापुर, थाना सिरसिया के अंतर्गत ये पड़ता है। इटावा में देर रात फांसी के फंदे पर लटका मिला पत्नी का शव। आपको बता दें, फंदे से उतारकर अस्पताल एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया गया। पत्नी का आरोप तेवर पर देवरानी ने विवाद के चलते मारपीट कर फांसी के फंदे पर लटकाया है। पति की हालत गंभीर बताई गई। आपको बता दें कि पति का शव लटका हुआ मिला है। सैफई पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस जांच में जुटी। जनपद इटावा के थाना एकदिल इलाके के सती अड्डा गाँव के रहने वाले सुदेश कुमार अपने ही घर में ही फांसी के फंदे पर लटके होने की जानकारी पत्नी को लगी तो पत्नी ने फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे मामले में पत्नी सोमा देवी का आरोप है कि उसके पति सुदेश कुमार को उसके ही देवर अजय देवरानी द्वारा रागिनी द्वारा मारपीट के फंदे पर लटकाया गया है। इस मामले में दोपहर में विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस थाने में शिकायत की गई थी तो पुलिस ने अगले दिन थाने में आने के लिए कहा था, लेकिन रात में फिर से कहासुनी हुई। तभी मेरे पति नहीं दिखे तो बेटी ने देखा कि वह फंदे पर लटके हुए हैं, जिन्हें फंदे से उतारकर अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि एक मरीज को पत्नी लेकर आई थी, जिसने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते पारिवारिक लोगों ने फांसी लगाई है। पैसा मांगते हैं हमसे, दाब दौस दे के मारपीट करते हैं। हमारी भी मारपीट करते हैं, हमारे बच्चों की, हमारे हस्बैंड की भी। आज भी मारपीट की दोपहर के। हम एक दिन थाने में गए, वहाँ प्रार्थना पत्र दिया। वहाँ से शाम की टाइम आए थे, दरोगा जी आए थे और एक और सर आए थे उनके साथ में। तो वो कह गए आप दोनों जनी सुबह आना थाने में। बस इतनी कह के वो चले गए समझा के। शाम के हम अंदर सो रहे थे, ये आए, ये हमारे बच्चों को और हमें ही गाली दे रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद इनकी आवाज़ नहीं आई। हमने भाई बिट्टी को जगाओ, बिट्टी से कही बिट्टी उठाओ, बिट्टी देखो पापा की आवाज़ नहीं आ रही। बाद में बिट्टी हमारी जगी। जगने के बाद बोली मम्मी पापा को देखो, पापा की आवाज़ नहीं आ रही। तो क्या पापा रस्सी पे लटके हुए हैं। फिर हम उठ के आए, तब मैंने चक्कू मंगाओ बिट्टी से, बिट्टी मेरी चक्कू ले आई। चक्कू से मैंने रस्सी काटी, तब मैंने अकेले उठाया पर उन्हें बाप तखत पे।
हाँ, लटके हुए थे। नहीं, कोई नहीं लटका था सर। वो अगर अपने आप लगाते, इतनी दारू पीते हैं सर, कभी भी लगा सकते फांसी। आज हमारे देवा द्वारा ने धमकी दी थी कि हम इसको जान से मार दिए। उस जगह तो कितना भी खर्च हो जाए, हमें जेल जाना पड़े, लेकिन इसको हम मार दिए, आज जान से हिलने लगा दिए। हाँ जी। जेवर मेरे रखा था अलमारी में, जब मेरा खुला पाते हैं जी लोगन तो मेरे घर में चोरी कर लेते हैं। जेवर मेरी शादी में चढ़े थे जो चीज बद, वो हमारी देवा द्वारा ने इनने दोनों जन इनने जब्त कर लो। ये थाना एक दिल का मामला है। ये सती का अड्डा का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम सुदेश है, जिसकी उम्र 45 वर्ष है। इसको इसकी पत्नी लेकर इसको जिला अस्पताल इमरजेंसी लेकर आई थी, जो कि इसको बताया गया पत्नी द्वारा इसको मारपीट कर इसको फांसी पे लटकाया गया और इसकी सूचना हमने थाने सिविल लाइन भेज दी है। इसका मेडिकल परीक्षण भी कर दिया। इसकी गंभीर हालत देखते हुए इसको सैफी रेफर किया गया। किसको इसको घर पे मारा है और इसको फांसी पे लटकाने का प्रयास किया गया है। ये पारिवारिक विवाद है। सोमा, ये हमारे पति हैं, हमारे पति के हमारे। खबर उन्नाव से है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा। तेज रफ्तार प्राइवेट बस से डिवाइडर से टकराकर पलटी है। बस में सवार करीब 40 यात्री घायल, एक महिला की दर्दनाक मौत। नेहरू स्टेडियम दिल्ली से मीटिंग करके वापस लखनऊ आ रही थी बस। मार्केटिंग कंपनी से लगभग 52 लोग बस में सवार होकर इवेंट में गए थे दिल्ली। लखनऊ वापस आते समय एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। सूचना पर पहुंची यूपीडा और पुलिस की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू। सभी घायलों को बांगरमऊ सीएचसी में भेजा गया। बांगरमऊ कोतवाली के नसीरापुर अंडरपास के पास की पूरी घटना बताई जा रही। खबर उन्नाव से है, जहां यहां अजगैन थाना क्षेत्र में पुलिस ने देर रात ट्रक चालक से लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पूर्वा सीओ तेज बहादुर सिंह ने बताया कि देर रात पुलिस टीम पक्षी विहार रिंग रोड पर संदिग्ध वाहनों व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक टीवीएस स्कॉट मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर वे बाइक मोड़कर ग्राम कन्हई खेड़ा की ओर भागने लगे। जवाबी फायरिंग में हुआ घायल। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश मोटरसाइकिल छोड़कर पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोविंद घायल हो गया है। राहुल उर्फ गोलू 24 वर्षीय निवासी जालिम खेड़ा को कुछ दूरी पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध तमंचा, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, 2800 रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त टीवीएस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल बरामद की है। आपको बता दें, पहले से दर्ज मुकदमे का खुलासा पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है। उन्होंने तीसरे साथी करण निवासी बंगला पछिया नवाबगंज के साथ मिलकर 9 मार्च को नवाबगंज टोल प्लाजा पर पक्षी विहार के बीच एक ट्रक चालक को डराकर 8000 रुपए नगद और 21,000 रुपए यूपीआई के जरिए ट्रांसफर कराए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों पर इम्पोर्टेंट प्लेसेस पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। और उसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक अजगैन द्वारा भी अपने फोर्स के साथ में पश्चिम बिहार में चेकिंग कर रहे थे कि सर्विलांस टीम द्वारा यह सूचना दी गई कि एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति जो कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनका मूवमेंट होने वाला है। इस पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा मौजूद पुलिस बल के साथ आवागमन करने वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए चेकिंग करने लगे कि एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई पड़ी, जिसको रोकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा वाहन को न रोकते हुए अपने मोटरसाइकिल को भगाने लगे।
जिस पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की कार्रवाई की गई। भाग रहे बदमाशों में से पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस टीम द्वारा भी उनके ऊपर फायर किया गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल बदमाश को पकड़ा गया। उसने अपना नाम गोविंद पुत्र रामस्वरूप, जो कि थाना सोहरामऊ क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरे भाग रहे बदमाश को भी पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया। उसने अपना नाम राहुल पुत्र बबुआ बताया, जो कि थाना अजगैन क्षेत्र का रहने वाला था। इनके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि दिनांक 9 मार्च को उनके द्वारा टोल प्लाजा के पास एक ट्रक ड्राइवर को थ्रेट करके 8,000 रुपए उससे उन्होंने ले लिया था। साथ ही साथ 21,225 रुपए इन्होंने यूपीआई के माध्यम से भी ट्रांसफर करा लिया था। मौके पर साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और इन दोनों व्यक्तियों पर भिन्न भिन्न थानों पर काफी अभियोग पंजीकृत हैं। प्रभारी निरीक्षक द्वारा इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और 9 मार्च की घटना के संबंध में थाना अजगैन में मुकदमा अपराध संख्या 130/2026 धारा 308 PNS पंजीकृत किया गया था और इस अभियोग में इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला चित्रकूट जनपद के राजापुर थाना क्षेत्र के गनीवा चौकी अंतर्गत छीबो गांव का है। आपको बता दें आज रविवार को दोपहर 2:30 बजे का है मामला, जहां अज्ञात कारणों के चलते 50 वर्षीय व्यक्ति ने पेड़ से फांसी का फंदा डालकर अपनी जान दे दी है। मृतक पप्पू सोनकर ने पुत्र अमित कुमार ने बताया है कि उसके पिता पप्पू सोनकर 40 वर्षीय दोपहर को गाँव के बाहर गोस्वामी इंटर कॉलेज के पीछे चिल्ला के पेड़ पर रस्सी से फंदे से लटका मिला शव। जानकारी मिलते ही गाँव में खलबली मच गई, परिजनों में कोहराम गया, ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं सूचना पर गनीवा चौकी इंचार्ज अनिल गुप्ता, एसआई नरेंद्र यादव ने पहुंचकर घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पेड़ से नीचे उतरवाया है और साथ ही परिजनों से घटना के बारे में जानकारी भी ली गई है। वहीं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाकर घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। मृतक युवक ने पुत्र अमित ने बताया है कि पिता कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थे, लेकिन फंदा क्यों लगाया इसके बारे में जानकारी नहीं है। वहीं 3 भाई सुनील व सोनू, एक बहन नेहा है जिसकी 25 अप्रैल को शादी होनी है। इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां दिल्ली से बिहार जा रही एक प्राइवेट वोल्वो बस की कंटेनर जोरदार आमने सामने टक्कर हो गई, हादसे का शिकार हो गई। पूरा मामला इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र के जगमोहनपुर व मनियामऊ के पास सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिल्ली से बिहार जा रही जिग वोल्वो प्राइवेट बस सामने चल रहे ट्राला डंपर से जा भिड़ी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मौके पर पुकार मच गए। हादसे में बस चालक रामू शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही इकदिल थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया है। वहीं सीओ सिटी अभय नारायण राव व अन्य थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद ट्राला डंपर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस उनकी तलाशी में जुटी है और आसपास के इलाकों में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। नंदकिशोर, दिल्ली से बता रहे हैं कि जो ये बैठे हुए अंदर एक ट्रेलर आया था, उसने ब्रेक मारी और ड्राइवर से स्पीड 70-80 तो होगी आराम से, जो नॉमिनल स्पीड है उसी पे चला रहा था। ब्रेक मारी, बैलेंस गया, सीधा अपना ठुक गई गाड़ी से। कहाँ से कहाँ बस जा रही है? ये दिल्ली से बिहार जा रही है। कितनी सवारियां होंगी? इसमें करीब होगी 35 से 40। क्या लग रहा है, किसी की मौत या फिर? ड्राइवर का पैर कट गया है और जो कंडक्टर जो सो रहा था उसका पूरा हाथ उखड़ गया है। ठीक है जी, प्लस उसमें ड्राइवर की तो मुश्किल ही लग रहा है कि वो बचेगा। करीब कितने घायल हो?
ड्राइवर के पीछे जो था वो पूरा फंस गया था, वो घायल है। 2 बंदों के ब्लीडिंग हुई थी, सर पे लगी है। एक इनके जो भाई साहब गए थे इनके लगी है, और ड्राइवर की तो क्रिटिकल हालत है, और जो कंडक्टर था उसका तो पूरा गया। 5-7 तो होंगे सर। खबर इटावा से ही चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर लखना नगर रविवार को आस्था, श्रद्धा और उत्साह का केंद्र बन गया, जहां जब झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ऐतिहासिक कालिका देवी मंदिर पहुंचे हैं, उनके आगमन से मंदिर परिसर में सुरक्षा और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला है। राज्यपाल ने मां कालिका के चरणों में माथा टेक कर प्रदेशवासियों से सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। निर्धारित कार्यक्रम में राज्यपाल शाम लगभग 3:30 बजे मंदिर परिसर पहुंचे और उनके आगमन पर पारंपरिक रीति रिवाज के साथ भव्य स्वागत किया गया। मंदिर से जुड़े प्रतिनिधि ऋषभ शंकर शुक्ला ने मंदिर के प्राचीन इतिहास में धार्मिक महत्व की विस्तृत जानकारी दी है। मंदिर दर्शन के बाद राज्यपाल लखना स्थित महालक्ष्मी महल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हेरिटेज गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता, सदर विधायक सरिता भदौरिया, पूर्व सांसद राम शंकर कठेरिया और पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और साथी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। साथ ही क्षेत्रीय विकास और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को लेकर भी वहां पर चर्चा हुई। नवरात्र की पंचमी तिथि पर आदिशक्ति के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। 4 भुजाओं वाली मां अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होकर एकाग्रता प्राप्त करता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अनादिकाल से आस्था के केंद्र रहे विंध्याचल धाम में विंध्य पर्वत और साथ ही पावन गंगा नदी के संगम तट पर श्री यंत्र का विराजमान माता विंध्यवासिनी का आज स्कंद माता स्वरूप में विधि विधान से पूजन अर्चन किया जा रहा। कमल के आसन पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है और इनका वासन सिंह है। मां अपने हाथ में भगवान स्कंद को गोद में धारण करे रहती हैं, जबकि अन्य हाथों में कमल पुष्प एवं वर मुद्रा भी रहती है। नवरात्र के 5वें दिन धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ चरम पर है। देश के कोने कोने से आए भक्त मां के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तमकुही रोड कितने साल से माता धाम में आते हैं? अब 12 में आए थे। साल पहले हम लोग आए थे। इच्छा कर रहे थे माता के दरबार में आने के लिए, आ नहीं पा रहे थे। बड़ी भाग से माई बुलाई है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, माई मनोकामना पूरा कर दें। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम पिंकी प्रियदर्शनी सिंह हुआ। मैं पटना बिहार से आई हूँ। इससे पहले भी आ चुकी हूँ? हाँ, मैं हर बार आती हूँ, दोनों नवरात्रि में आती हूँ। मेरा मन एकदम विचलित हो जाता है जब भी नवरात्र शुरू होता है। उसके पहले से ही मैं इंतजार में होती हूँ, मुझे जाना है। लेकिन इस बार का तो व्यवस्था बहुत ही अच्छा हमें लगा। मतलब भीड़ भाड़ होते हुए भी हमें इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ा। हर बार मतलब भीड़ में एकदम ठूसम ठूसी होती थी, लेकिन फिर भी मैं माँ के दरबार में आती हूँ। हर साल आती हूँ और आगे भी आऊँगी। बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या बोले, अच्छा लगता है। हर बार आते हैं विंध्याचल। हाँ, हर साल दोनों नवरात्र में आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगा यहाँ आने में? क्या बदलाव आप देखेंगे? बदलाव तो बहुत, हर चीज चेंजिंग, मतलब गली में भी चेंजिंग देख रहे हैं। स्टेशन से जैसे हम ट्रेन से उतरे हैं, चेंज हमको दिखा है। यहाँ का सरकार बहुत अच्छा किया है और प्रशासन का भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब योगदान है। मतलब पहले आते थे तो भीड़ भाड़ काफी और ठेलम ठेली ढकेला ढकेली होती थी एकदम। नहीं, इस बार बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। एकदम माँ मतलब लगा कि माँ हमें एकदम बुलाई तो वो सार्थक हो गया।
हर बार भीड़ भाड़ होता था, लेकिन फिर भी मैं आती थी और आगे भी आऊंगी। और ऐसा व्यवस्था रहा तो क्या माँ से मांगी है क्या? अरे मांगा वो बताया नहीं जाता है। लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण बिल्कुल, जन कल्याण और परिवार कल्याण तो, और अपना वाला नहीं बताया जाता है। आगे हाँ, व्यवस्था बहुत ही अच्छा, हर चीज चेंज हमको दिख रहा है यहाँ, सब चीज एकदम। मतलब गली में भी देख रहे हैं, पिछले बार आए थे तो पूरा ऊपर खबर कंकड़ ये सब दिख रहा था, वो सब में भी देखना अच्छा से मतलब चिकनापन दिख रहा है। और हम नंगे पाँव आए हैं इस बार, मतलब मंदिर में नंगे नहीं तो मंदिर के बाहर तक हम चप्पल पहन के आते थे। पहले नंगे पाँव आते थे, कुछ कष्ट होता था। हाँ आते थे, लेकिन कंकड़ उकड़ गड़ता था, लेकिन इस बार नहीं, इस बार बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा, सुकून भरा एकदम एकदम एकदम। मौसम भी बहुत अच्छा है एकदम, क्या बोला जाए। क्या नाम है, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम आलोक सिंह है, पटना से आया हूँ। कहाँ आए हैं, क्या उपाय देखने को मिला? इस बार वैसे तो हम बहुत पहले से आते रहे हैं स्टूडेंट लाइफ से, लेकिन पहले आते थे तो माता के प्रति श्रद्धा भक्ति तो पहले भी थी, पर अभी तो इस बार जो व्यवस्था देखी गई बाबा योगी जी के राज में बहुत कुछ बदलाव दिख रहा है, और लगता है कि बदलाव की प्रक्रिया से भी ये विंध्याचल गुजर रहा है। ये कॉरिडोर जो है बहुत शानदार है, भक्तों की लाइन लगने की व्यवस्था बढ़िया है, साथ में जगह जगह पुलिस की तैनाती है, और लोग बड़ा ही पॉजिटिव माहौल में हंसते मुस्कुराते हुए भक्तों को रास्ता दे रहे हैं, दर्शन कराने में सुविधा मुहैया करा रहे हैं। माता के चरणों का चरण छूने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ इतने भीड़ भाड़ के बावजूद। ये बहुत उत्तम व्यवस्था है। ये बताइए कि पहले और अब के अपेक्षा में क्या अंतर है? पहले संकरी गलियां थी, आने में और निकलने में किधर से निकलेंगे क्या करेंगे बड़ा मुश्किल होती थी। अभी सब जगह खुला माहौल है, स्टेशन से उतरते ही सड़कें चौड़ी होनी शुरू दिखने लगी है, लगता है कि हाँ अब गाड़ी अभी वहां से आ सकेगी। ये बहुत बड़ा बदलाव है, और हमको लगता है कि अगले नवरात्र में जब आएंगे तो ये व्यवस्था और सुंदर होगी, यही कामना है। जय माता दी। महाराज जी, आज नवरात्रि का 5वां दिन है, आज कौन सी देवी की पूजा होती है, किस तरीके से होती है? जय मां विंध्यवासिनी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंडघंटेति कुसुमांडी, चतुर्थम पंचमम स्कंद माता। माँ स्कंद का आज दिन है, स्कंद कार्तिकेय कहा जाता है। आज भगवती को प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्र, पीला फूल और पीला साड़ी पहनाना चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन माई को केले का भोग लगाना चाहिए और केले का वितरण करना चाहिए। यश बल की वृद्धि होती है और माँ स्कंद प्रसन्न होती है। माँ जगदम्बा 6 स्वरूपों में 6 मुखों वाली होती हैं, और माई का अलग अलग स्वभाव है। माई को जिस कामना से जो पूजन करता है, संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजन होता है। साथ में यही त्रिपुर सुंदरी है, राजेश्वरी है। स्वर्ण का भी आज माई को अर्पण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण अर्पण एवं स्वर्ण से बने गहने माई को पहनाने से धन धान्य सौभाग्य की वृद्धि होती है। जय माता। कानपुर नगर में दिनांक 20 मार्च 2026 को प्रातः लगभग 5 बजे थाना सीसामऊ पर अंतिम सोनी और साथी निवासी मेरठ द्वारा सूचना दी गई कि रेलवे स्टेशन से उतरकर टेम्पो में बैठने के दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके साथ लूटपाट की गई है, जिसमें नकद धनराशि व जेवरात लूट किए गए तथा उसके साथ मारपीट भी की गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा घायल को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया और तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। जाँच में वादी द्वारा अपने बयान में लगभग 30 लाख नकद एवं 8 लाख के जेवर लूटे जाने की बात कही गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए सर्विलांस, साइबर, स्वाट टीम एवं थाना रायपुर व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर घटनास्थल, सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान वादी द्वारा बताया गया घटनास्थल पर वास्तविक लोकेशन में अंतर पाया गया, जिसमें तकनीकी साक्ष्यों के अनुसार उसकी लोकेशन पनकी पड़ाव क्षेत्र में प्राप्त हुई है। गहन पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आया कि वादी द्वारा पूरी लूट की घटना झूठी घड़ी गई थी और साथ ही अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह एक महिला को प्रभावित करने एवं उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इस प्रकार की फर्जी कहानी तैयार कर रहा था। अंतिम सोनी नाम के व्यक्ति जो मेरठ के रहने वाले हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि मेरे साथ लूटपाट की घटना घटित हुई है। जब वो रेलवे स्टेशन से उतर करके और टेम्पो में बैठे थे तो टेम्पो वालों ने उनके साथ लूटपाट की घटना कारित की है, जिसमें उनके पैसे और ज्वेलरी लूट ली गई है और उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया है।
इस सूचना के आधार पर तत्काल उनको हॉस्पिटल भेजा गया और उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया रायपुरवा थाने पर। उसके पश्चात जब बयान इनसे लिया गया तो बयान में इन्होंने बताया कि करीब 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 30 लाख रुपए कैश इनके बैग में थे। उन बैग में से ये निकाल करके लूट करके बदमाश ले गए। जब विस्तृत जांच की गई, हमारी SWAT की टीम, सर्विलांस की टीम, साइबर की टीम और रायपुरवा थाने की टीम लगी। विस्तृत टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, जानकारी इकट्ठी की गई, तो पता चला कि ये जिस स्थल पे घटना स्थल बता रहे थे अफीम कोठी पर, उसके बदले इनकी लोकेशन 5:56 पर पनकी पड़ाव पे मिली। उसके बारे में जानकारी की गई और वहाँ से टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, विस्तृत पूछताछ की गई। तो पूछताछ में इस तथ्य प्रकाश में आया कि सारी घटना इन्होंने झूठ बनाई थी। ये किसी महिला के साथ शादी का प्रस्ताव चल रहा था, उनको इम्प्रेस करने के लिए और उनके पैसे हड़पने के लिए ये सारी व्यवस्था उन्होंने बनाई थी और इस तरह से लूट की घटना दिखा करके उस महिला को भी से भी ठगी करने का इनका विचार था। इस सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि ये पहले से लूट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत था, उसी में सेक्शन बढ़ा करके उन्हीं धाराओं में उसी मुकदमे में इनको जेल भेजा जा रहा है। ये मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं? ये मूलतः मेरठ के रहने वाले हैं और मेरठ में इनका सुनार की शॉप है और वहाँ से ये ऑपरेट कर रहे थे। इनकी वहाँ से जो एंटीसीडेंट प्राप्त जानकारी की गई है उसमें ये पता चला है कि ये फ्रॉड टाइप के हैं, जिनके पैसे ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं और पीतल पे सोने का पानी चढ़ा करके ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसके अतिरिक्त इंदौर में भी इन्होंने फर्जी जेवर गिरवी रख करके लोन ले लिया और उसके बाद से वहाँ से फरार हो गए थे। इंदौर की क्राइम ब्रांच की टीम भी इनकी तलाश कर रही है। थाना सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल सुबह करीब 5 बजे तीसा मऊ थाने पर एक अंतिम सोनी नाम के व्यक्ति जो मेरठ के रहने वाले हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि मेरे साथ लूटपाट की घटना घटित हुई है। जब वो रेलवे स्टेशन से उतर करके और टेम्पो में बैठे थे तो टेम्पो वालों ने उनके साथ लूटपाट की घटना कारित की है, जिसमें उनके पैसे और ज्वेलरी। मथुरा में गौ रक्षक बाबा चंदेश्वर के हत्या के बाद में दुखी दिल्ली और साथ ही आपको बता दें निवासी आचार्य सुंदर शास्त्री आज अपने साथियों के साथ तीर्थ नगरी पहुंचे हैं और साथ ही वहां पर त्रिवेणी घाट पहुंचे हैं। यहां उन्होंने फरसे वाले बाबा के नाम से पहचान रखने वाले चंद्रेश्वर और साथ ही बाबा की आत्मा की शांति को गंगा आरती की और साथ ही मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर बाबा की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करी है। मौके पर स्पर्श गंगा अभियान की टीम ने इससे जुड़े सोशल मीडिया प्रभारी सौरभ शर्मा, जिला कोऑर्डिनेटर जॉनी लांबा और साथ ही जिला उपाध्यक्ष प्रिंस गुप्ता ने आचार्य सुंदर शास्त्री का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। सौरभ शर्मा ने बताया कि आचार्य सुंदर शास्त्री गौ सेवा से और साथ ही गौ चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। उनके त्रिवेणी घाट पर आने की सूचना मिलते ही वह अपने साथियों के साथ आए और उनका स्वागत किया है। उनके साथ मिलकर टीम ने सदस्यों ने गौ रक्षक बाबा चंद्रकेश्वर के अपनी श्रद्धांजलि भी दी है। आचार्य सुंदर शास्त्री ने बताया कि वह गौ सेवा और गौ चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार काम करते रहेंगे। सभी को नमस्ते। मेरा नाम आचार्य सुंदर शास्त्री है। मैं दिल्ली के सीलमपुर प्रांत में गौ माताओं का सेवा का कार्य, चिकित्सा का कार्य नियंत्रण कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर के मुझे सौरभ जी जो उत्तराखंड में गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं, इनसे परिचय हुआ और यहाँ हम महात्मा चंद्रशेखर जी फरसा वाले बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध थे, उनको श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर हमारी संपूर्ण व्यवस्था सौरभ शर्मा जी और उनकी पूरी टीम ने बड़ी अच्छी प्रकार से मिलकर के उनकी सच्ची श्रद्धांजलि दिलवाई। हम चाहते हैं कि जीवन भर गौ माताओं की सेवा का हम कार्य करते रहें, जैसे हमारे अन्य प्रांतों में चल रहा है। उत्तराखंड में इस जगह ऋषिकेश की भूमि पर इसी प्रकार से चलेगा। मैं यही निवेदन करता हूँ।
ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 का रविवार को भव्य समापन होगा। पर्यटन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा आयोजित इस सप्ताह भर चले महोत्सव में देश विदेश से आए 2500 से अधिक योग साधकों ने प्रतिभाग किया। समापन समारोह में वहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह समापन नहीं बल्कि योग को विश्व में हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्प की शुरुआत है। उन्होंने योग को जीवन का अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि यह शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का सर्वोत्तम माध्यम है। उन्होंने कहा कि हिमालय और गंगा तट पर स्थित ऋषिकेश विश्व में आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है और यहाँ से योग का संदेश पूरे विश्व में फैलता है। कोविड-19 महामारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम अपने शरीर व मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं और साथ ही युवाओं से उन्होंने अमृत पीढ़ी के रूप में योग की जन जन तक पहुंचाने की अपील की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, स्वामी अवधेशानंद गिरी सहित कई लोग वहां पर मौजूद रहे। आपने पूछा कैसे फील कर रहे हैं। ये तो बहुत सौभाग्य का क्षण है कि हिमालय की गोद में, गंगा मैया के तट के ऊपर में इतनी सुंदर भूमि ऋषिकेश के अंदर में 7 दिन का इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हुआ है, जिसको 10,000 से भी ज्यादा हमारे युवाओं ने उसका एडवांटेज लिया है। मुझे अत्यंत खुशी है कि 33 देशों से हमारे वो साथी आए जो योगा को सीखना चाहते हैं। हमारे 250 योगा जो आचार्य हैं उन्होंने इसके अंदर में हिस्सा लिया। आज ऐसा लग रहा था कि सबको देखकर कि हम सब ने प्रभु की सुनी है कि किस प्रकार अपना सोल, बॉडी और आत्मा के साथ में एक किस प्रकार से योगा करें। योगा का सबसे गहरा मतलब है यूनिटी, उस प्रभु, उस ब्रह्मांड, अपने जिस्म और अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार देखभाल करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोविड के समय ने हमने सबने सबक सीखा कि किस प्रकार हमको अपनी हेल्थ, स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर जो ब्रीदिंग, आसन, इससे बढ़कर बात यह है कि एक सोच, एक पूरी मानवता के साथ कैसे एक सोच को जो उत्तराखंड की भूमि से आती है, हमारे वेद, पुराण, उपनिषदों ने जो हमको ज्ञान और विद्या दी है कि किस प्रकार हम योगा, आयुर्वेद का अध्ययन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मुझे अत्यंत खुशी है कि यहाँ पर जो एक्साइटमेंट है सबके अंदर में योगा सीखने के लिए, आज हमारी बेटी बेटियों ने भी बहुत सुंदर योगा का एक प्रेजेंटेशंस दी, उन्होंने करके दिखाया। तो उनको देख के ऐसा लग रहा था कि यही हमारे वो टीचर्स हैं जो पूरे विश्व के अंदर में जाएंगे और योगा का संदेश देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत ने जो लक्ष्य बनाया है 2047 के अंदर में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु, उस विश्व गुरु बनने के लिए हमको ये योगा के ज्ञान को पूरी मानवता, पूरी धरती के ऊपर में जितनी भी मानवता है 8 बिलियन, उन सबको उनके साथ में ये विद्या और ये प्रक्रिया को साझा करना बहुत जरूरी है। मैं आज के इस क्षण के ऊपर में GMVN और मैं हमारे यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट आज जल दिवस भी है, आज विश्व जल दिवस है और जल पीने से एकदम जान आती है। और मैं आज इस क्षण के ऊपर में GMVN के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं प्रतीक जैन जी, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं यहाँ की DM साहब जो नितिका जी हैं, जहाँ देहरी में जो ये हुआ है, बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं।
और मैं माननीय मंत्री जी को बहुत, क्योंकि ये परिवार, ये जगह इन्हीं का क्षेत्र है और मैं देख सकता हूं कि इनके अंदर में कितनी खुशी है कि इनके परिवार, इनके घर से ये संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है। आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे पूरा युवा और पूरा संतगण इकट्ठा हुआ था। आज परम आदरणीय स्वामी अवधेशानंद जी और बाकी जितने भी हमारे संतगण हैं, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। तो ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ पर हमारा संत समाज, हमारा युवा समाज ऐसा है, वो पूरी दुनिया के साथ में ये साझा करना चाहता है कि ये पूरा शांति का, स्वास्थ्य का, खुशी का, समृद्धि और विकास का मंत्र क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि योगा इज द स्टार्ट पॉइंट व्हिच कैन चेंज एवरीथिंग। मुरारपुर फतेहपुर में चैती दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में गांधी युवा क्लब के क्रीड़ा स्थल पर किशनपुर और साथ ही लेलक के बीच फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें किशनपुर की टीम ने 3-1 से लेलक की टीम को शानदार मुकाबले में पराजित किया है। और साथ ही इस मैच के मुख्य अतिथि पूर्व प्रमुख नाथनगर श्री सुनील कुमार मंडल, प्रभास कुमार मंडल, श्री उमेश मंडल और साथ ही श्री संजीव कुमार शर्मा भी विष्णुदेव मंडल उपस्थित रहे हैं। इस कार्यक्रम में सचिव श्री राकेश कुमार एवं उपाध्यक्ष श्री दिवाकर मंडल ने भी जानकारी दी है। लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र के संग्रामपुर भंडार वार्ड संख्या 5 में रविवार 22 मार्च की रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। घटना की जानकारी सोमवार सुबह मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल में जुट गई है। पीड़ित कोमल देवी और साथ ही पति रुद्र नारायण पंडित ने बताया है कि रात करीब 12 बजे दरवाजे की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कुछ अज्ञात लोग काले कपड़े में घर के सामान को खंगाल रहे थे। विरोध करने पर एक बदमाश ने उनका मुंह दबा दिया और हथियार दिखाकर चुप रहने की धमकी दी
है। शोर सुनकर जब बच्चे जाग गए तभी सभी बदमाश छत के रास्ते भाग निकले। पीड़िता ने बताया कि उस समय के उनके पति घर पर नहीं थे और वह अपने 3 बच्चों के साथ अकेली थी। उन्होंने यह भी बताया है कि जमीन विवाद को लेकर पहले से कुछ मामले चल रहे थे, लेकिन वह किसी को पहचान नहीं पाई है। और वहीं चोरों ने घर के बक्से और अटैची को तोड़कर कपड़े बिखेर दिए हैं तथा तकिए फाड़कर पैसे की तलाशी की है। वहीं चोरी किए गए सामान में सोने के जेवरात जैसे कान का झुमका, बाली, अंगूठी, नाक का बेसर, 4 पीस टीका तथा नगद 80,000 रुपए शामिल है। इसके अलावा गुल्लक से 10,000 रुपए भी चोरी कर लिए गए हैं। आपने थाने को इन्फॉर्मेशन रात में किया था क्या? जी सर, हमने थाने में 3 बार रिपोर्ट लिखा है। तो बंधु बगैता से बात हुआ थाना में, तो बोला कि हम गाड़ी भेज दिए हैं, आपके घर जा रहा है। लेकिन वहाँ थाना गया तो नहीं आने दिया। फिर थाना में फ़ोन किए चौकीदार को, तो वो बोला कि जाके घर में थाना में रिपोर्ट लिखाइए, अभी हम कोई नहीं आएंगे, सुबह में सब आएंगे, बिना रिपोर्ट लिखाए नहीं आएंगे। ये बात कौन से थाने में आपने कहा? चानन थाने या फिर बन्नू बगीचा थाना? जी चानन थाने में। चानन थाना में? जी सर। नंबर आपके पास था? जी सर। तो उस वक्त अगल बगल से। अच्छा, अगल बगल से। जी। तो क्या आपने दोबारा फिर इन्फॉर्म किया उनको? जी सर, दोबारा भी किए तो वही बात बोले। फिर हम लास्ट सुबह में फिर बंधु बगैचा फ़ोन किए तो बोले कि जे हम तो थाना भेज दिए थे, लेकिन वहाँ बोल रहा है पहले कंप्लेन करिए तब जाएंगे हम। तो आज सुबह में थाना कितने बजे पहुंचा आपके पास? थाना में आज अभी मतलब आधा घंटा हुआ आए हैं सर जी। यानी 7:30 बजे के आसपास में? जी सर। क्या आश्वासन दिया? जी आए, बस चेक उक कर लिए। अब बोले कि सच सच बताइए क्या क्या हुआ है, तो हम बता दिए सर, और कुछ नहीं बोले। कौन कौन से लोग थे उसमें, आप पहचानते हैं उनको? जी सर, एक मुखिया जी थे, एगो यहाँ सचिन नाम का था। क्या नाम लिखते हैं अपना? मैं अपना नाम बाबूराम पंडित। एक बात बताएंगे, चोरी की घटना कैसे घटी है? हमको सर पता नहीं था, कभी तो आज तक यहाँ चोरी हुआ है नहीं, लेकिन दुश्मनी तो पहले से चल रहा है ज़मीन के बारे में, इसलिए कहाँ से क्या से लिंक हुआ हम नहीं कह सकते हैं। हम तो थे ही नहीं, हम तो डॉक्टर के पास है, डॉक्टर का रिपोर्ट भी देखिए सर है हमारे साथ, अभी जाँचों ब्लडो जाँच नहीं देने सके हैं। तो घर पर कौन कौन से लोग थे? घर पर तो सिर्फ पुतौ था, 3 बच्चा था। आपको किसी पर संदेह है क्या? संदेह, मौखिक संदेश तो जो हमको धमकी दिया वही ना हम किसी को कुछ कह देंगे। ज़मीन के बारे में हम बता सकते हैं, जो और क्या कहें, और दुश्मनी किसी से नहीं है। एक बात बताएंगे, चोरी के वारदात में कौन कौन सा सामान आपका चोरी हुआ है? चोरी के पुतहू का बक्सा में वो तो वही लोग बता देंगे, लेकिन हमरे जो बक्सा में था रुपया था, फाइल में भी था और गांठ में भी था रुपया। एक अनुमानित कितनी राशि होगी? 2,12,000 था। क्या इसकी जानकारी किसी और की थी? नहीं, वो सब जानकारी हमसे है, जानकारी ले सकता है ना, हम उसको आदमी ढंग के है ये नहीं है। क्या काम करते हैं आप? अब काम तो थक गए, सब वृद्धा हो गए। नहीं, अभी आप क्या काम करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते, खेती करते हैं, करवाते हैं मजदूर से। क्या नाम लिखते हैं अपना? बाबूराम पंडित। कहाँ घर हुआ आपका? भंडार संग्रामपुर, मौजा संग्रामपुर भंडार। सहरसा के कहरा प्रखंड अंतर्गत बलुवाहा निवासी विकास कुमार ने कमाल कर दिया। झारखंड के लोक सेवा आयोग अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा में बड़ी सफलता उन्होंने हासिल करते हुए सहरसा जिले का नाम रोशन किया। वहीं इस परीक्षा में पूरे झारखंड में 7वीं रैंक उन्हें प्राप्त हुई है। बिहार के लाल ने झारखंड में डंका बजाया। विकास के सफलता पर पूरे गाँव के लोग गर्व कर रहे हैं। पूरे गाँव के लोग उनके घर पहुंचकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। और साथ ही विकास कुमार का मध्यम परिवार से आते हैं वे, और साथ ही खेती बाड़ी करते हैं। मुख्य पेशा वर्तमान में विकास मधेपुरा जिले के कृषि विभाग अंतर्गत आने वाले आत्म विभाग में कार्यरत है। विकास कुमार की पढ़ाई जिले के सरकारी स्कूलों से हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कई बड़े प्रतियोगिता की परीक्षा देकर इंटरव्यू तक दिया है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। करीब 10 बड़े प्रतियोगिताओं का वह हिस्सा भी बने हैं। बार बार मिली ही असफलताओं के बावजूद वे हार नहीं मानकर खुद को मजबूत की और आगे पढ़ाई भी जारी रखी है।
यह लड़का शुरू से भी होनहार बच्चा है और जहाँ जहाँ भी ये जो अभी वर्तमान पोस्ट पर हैं मधेपुरा में, यहाँ जाना नहीं चाहते थे। फर्स्ट में इनको सहरसा हुआ, ये डिनाई कर दिया हम बीपीएससी कंप्लीट करेंगे। हम इसको शुभकामना देते हैं कि बीपीएससी कंप्लीट किए या यूपीएससी के लिए तैयारी करे ऑनलाइन। इस पंचायत का गौरव है, गौरव बढ़ावे और हम लोग को इससे खुशी और क्या हो सकता है। क्या नाम और परिचय? मेरा नाम नाथेश्वर यादव। चयन हुआ है उनका, 7वां रैंक हासिल हुआ है। आप लोग आए हैं, उन्हें आशीर्वाद दिए हैं, मिठाई खिलाए हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है। गांव में 5 गांव में यह बात फैल गई है और विकास बचपन से ही होनहार लड़का था और आगे बढ़ेगा। हम लोग आशीर्वाद देते हैं विकास को। क्या नाम और परिचय हुआ सर? मेरा नाम अनिल ठाकुर हुआ, सुलिंदाबाद मेरा घर। कैसे ये सफलता मिली, क्या तैयारी की है और किस चीज़ में आपको सफलता मिली है सर? मेरी बेसिक पढ़ाई जिला स्कूल सहरसा से हुई। उसके बाद मैंने अपना 12th RM कॉलेज सहरसा से किया, फिर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी पटना से। उसके बाद मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से कंप्लीट किया। इसी दौरान मैं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी का तैयारी करने लगा और तैयारी करने के दौरान जेपीएससी के द्वारा वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी को फिल करने के बाद एग्ज़ाम हुई और एग्ज़ाम में पास करके फिर इंटरव्यू पास करके मैं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के पद पर 7वीं रैंक हासिल किया। कितने खुश हैं जब आज लोग आ रहे हैं यहाँ पर आशीर्वाद देने, मिठाई खिलाने के लिए? ये बहुत खुशी की बात है। ये हमारे गांव के लिए, समाज के लिए भी बहुत खुशी की बात है। और संजोग बस ऐसा है कि इस क्षेत्र में लगभग हमें नहीं लगता है कि कोई इस खासकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के पोस्ट पर तैनात हुए होंगे और इस चीज़ को मैं सफलतापूर्वक हासिल किया हूं और ये एक यूनिक चीज़ है। इस सफलता का श्रेय आप किन्हें किन्हें देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय मैं अपने बेसिक श्रेय माता पिताजी को देना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपनी वाइफ और मेरे सास ससुर हैं और मेरे जितने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग हैं जो हमारे समाज में हमें हमेशा सपोर्ट किए हैं, मैं सबको इनका श्रेय देना चाहूँगा और हर एक आदमी का सपोर्ट रहा है। इससे पहले कहाँ काम कर रहे हैं? इससे पहले मैं बिहार सरकार के आत्मा विभाग में सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पर पिछले 2020 से कार्य कर रहा हूँ। कहाँ पे? मधेपुरा में। अच्छा, यानी कि एक पद पर कार्यरत हैं और परिवार की भी जिम्मेदारी आप पर है, चूँकि शादी हो गए हैं, बच्चे हैं, घर भी देखना है। कैसे आपने ये तैयारी की? ये तैयारी करने के लिए मैं सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट किया। टाइम मैनेजमेंट जो सुबह का समय मिला और शाम का समय मिला, इस दोनों को मैं कंबाइंड करके मैं अपना तैयारी किया और तैयारी करने के दौरान मुझे बहुत सारी असफलताएं मिली, लेकिन फिर भी मैं अपना हासिल कर लिया हूँ सफलता। क्या कहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं नए लड़के उन्हें? उनको मेरा सबसे खास संदेश यही है कि आप अपने पेशेंस को बनाए रखिए, बस पेशेंस नहीं खोना है और अपने टाइम का सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक यूटिलाइजेशन करना है। आपको सफलता एक न एक दिन निश्चित रूप से मिलेगी। तैयारी आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे, किस माध्यम तैयारी से? शुरुआती दौर में मैंने ऑफलाइन ही किया और जब एग्ज़ाम आया तो एक स्वा एजुकेशन है, उनका मैं मदद लिया, उनका मैं ऑनलाइन कोर्स खरीदा और उनके कोचिंग के बिहाफ में मैंने तैयारी किया। हैं क्या कहेंगे? देखिए, सबसे तो पहले आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम एक ABPM के पद पर मोहनपुर दुधला बलुहा में कार्यरत रह के निष्ठापूर्वक काम किया और शुरू से ही मेरा ऐसा उद्देश्य रहा कि मेरा लड़का ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है और मात्र अपने पढ़ाई के उद्देश्य से इस मुकाम तक पहुंचने का काम किया। और मैं विशेष करके शिव गुरु का कार्य करता हूं और भाई परमेश्वर जी हैं, साहब हरिरानी फाउंडेशन के तहत मैं रह के अपना ड्यूटी भी करता, आध्यात्मिक कार्य भी करता। उसके बाद मैं अपने बाल बच्चा को देख के अभी तक यहाँ तक जो पहुँचा है, हमारे नाथेश्वर बाबू हैं, सब मिलजुल के इस काम को हासिल करने में सहयोग मिला सबका और सभी बहुत खुश हैं। इस एरिया के, इस मुल्क के बहुत खुश हैं। जब आपको सूचना मिली पहली बार कि आपके बेटे अब अधिकारी बन गए हैं, पदाधिकारी बन गए हैं और वो भी झारखंड राज्य में, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? बहुत, तभी एकाएक फ़ोन आया, एकाएक मैं खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैं अपने गुरु भाई को, सुशील जी हैं, अनिल ठाकुर जी हैं, नाथेश्वर बाबू हैं, कामेश्वर बाबू मुखिया जी हैं, इनको सूचना दिया कि इस तरह की बात हुई है। बड़ा वो लोग भी खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। कल के एक बार बुलाओ ना, कहाँ है बच्चा? तब अभी आए हैं, सब आदमी आए हैं उनको धन्यवाद देने के लिए। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार यादव।
और मेरा समधी जी का भी नाम अरविंद कुमार यादव ही है। दोनों आदमी मिलजुल के बहुत मदद। रमजान के पूरे 30 रोजे होने पर शुक्रवार को ईद उल फित्र का चांद देखा गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने चांद देखने के बाद मुबारकबाद के साथ शनिवार को ईद का त्योहार मनाया। वहीं इस दौरान ईद के त्योहार को लेकर शहर की मस्जिदों को डिजिटल लाइटिंग और की तरह दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर की मस्जिदों के सभी हाफिजों को नजराना दिया गया। इस दौरान शनिवार को सुबह 9 बजे ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में जामा मस्जिद में हाफिज यासीन व वहां जलेबी मस्जिद में हाफिज इस्माइल, रेलवे स्टेशन मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज मोहम्मद फुरकान ने अदा कराई है। नमाज के बाद पूरी दुनिया में वतन के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी गई। ईदगाह में नन्हे बच्चों ने रंग बिरंगे नए कपड़ों के साथ ईद के मेले का लुत्फ उठाया। वहीं ईदगाह में बच्चों के खिलौने, झूले, चकरी और चाट पकौड़ों की स्टॉलें भी देखी गई हैं। ईदगाह में हाफिज यासीन साहब ने अपने बयान में कहा, ईद का ये मकसद नहीं है कि नए कपड़े पहनना। ईद का त्योहार गंगा जमनी तहजीब का पर्व है और इस पर सारे गिले शिकवे भुलाकर दुश्मन को भी गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। राजस्थान प्रांतीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण सभा कोटा संभाग द्वारा प्रथम बार माता अहिल्या का जन्म जयंती प्राकट्य महोत्सव आज रविवार को सायं 4 बजे से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भवन झालावाड़ रोड कोटा में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रांतीय सभा के संभागीय अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गौतम व राजेश गौतम ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ महिला प्रांतीय अध्यक्ष मीना गौतम, संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर इंदु बाला शर्मा, कोटा महानगर अध्यक्ष राधे कंवर व जिला अध्यक्ष इंदु गौतम माता अहिल्या की पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलन कर किया गया। कावित्री और साथ ही वहां पर जानी मानी साहित्यकार रेखा पंचोली ने राम कल्याणी समय में रामचरितमानस के अद्भुत माता अहिल्या के प्रति प्राचीन समय से चली आ रही भ्रांतियों व मान्यताओं पर उनके शास्त्र सम्मत जीवन को लेकर गहराई से प्रकाश डाला है। और इंदु गौतम ने गणेश वंदना, वेन्या शर्मा ने शास्त्रीय नृत्य, हर्षा द्विवेदी ने गरिमा व्यास व जया शर्मा ने राजस्थानी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति देकर तालियां बटोरी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पर राखी गौतम, प्रांतीय अध्यक्ष मीना शर्मा व विशिष्ट अतिथि लता शर्मा और साथ ही पुलिस उपाधीक्षक कोटा बूंदी, जिला अध्यक्ष नीलिमा शर्मा ने भी संबोधित किया है। और साथ ही संयोजक BM पंचोली, संभागीय अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गौतम, जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी, युवा अध्यक्ष राणा इंटर कॉलेज संजय गौतम, प्यारे जोशी ने संभागीय अध्यक्ष मीना शर्मा व अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उपस्थित समाज बंधुओं व महिलाओं को उपरणा धारण करवा कर आदर सत्कार किया गया। महिला सशक्तिकरण व नारी उत्थान के इस कार्यक्रम में संभाग से हजारों की संख्या में समाज की महिलाओं व पुरुषों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी राखी गौतम ने की है तथा संचालन इंदु गौतम ने किया। रिद्धि सिद्धि नगर कुन्हाड़ी स्थित भगवान ऋषिदेव गुरुकुलम लौकिक व आध्यात्मिक शिक्षा के समन्वित केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की परम प्रभावक शिक्षा और साथ ही गणिनी अरिका की 105 विभाश्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से नवीन शैक्षणिक सत्र हेतु कक्षा 9 से 12वीं तक प्रवेश के लिए रविवार को साक्षात्कार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार पांडे ने बताया है कि गुरुकुल में विद्यार्थी को निःशुल्क आवास, भोजन तथा संस्कार युक्त आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। दैनिक दिनचर्या प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुशासित रूप से संचालित होगी, जिसकी शुरुआत देव दर्शन एवं जीवन दर्शन से होगी। महामंत्री ताराचंद्र जैन बड़ला ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश सभी धर्मों के विद्यार्थियों के लिए खुला है। और साथ ही कोषाध्यक्ष निर्मल कुमार अजमेरा ने अनुसार उनके ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर चयनित विद्यार्थियों में से 25 को प्रवेश दिया गया, जिनमें से 12 का प्रथम चरण में चयन हुआ है।
भोपाल से पंडित कमल कुमार कमलांकुर प्रतिष्ठाचार्य पूज्य गणनी विभाश्री माता जी के निर्देशन से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और पूज्य माता जी की ये भावना थी कि यहाँ कोटा में हमारी बिल्डिंग पहले से तैयार थी कि एक ऐसा शिक्षा का वातावरण तैयार किया जाए जिससे बच्चे संस्कार के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी ग्रहण करें। उसी उद्देश्य को लेकर के, क्योंकि आज शिक्षा तो दी जा रही है लेकिन संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं। माता पिता का आदर नहीं करना, माता पिता की बात नहीं मानना आदि, बच्चों में कुसंस्कार सबसे ज़्यादा है हर जगह। और मोबाइल में 4-4, 5-5 घंटे बिताते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल से भी अलग रहेंगे, संस्कार भी सिखाया जाएगा और साथ में इंग्लिश मीडियम से हम बच्चों की शिक्षा भी कराएंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर गुरुकुल की स्थापना की गई है। जैन धर्म तो एक प्रकृति का धर्म है, वैसे तो वो तो जैन लग गया है उसके आगे। जो मानेगा जैन धर्म उसके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा ये जैन धर्म। जिस प्रकार से रात्रि में भोजन नहीं करते हम लोग जैन लोग, बच्चों को सिखाया जाए कि रात्रि में भोजन क्यों नहीं करते, क्योंकि आजकल डॉक्टर भी कहता है कि अगर आप 9 बजे खाना खाओगे रात में और तो वो जहर का काम करता है, खाना खा के सो गए, कम से कम सोने से 6 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। ये सब स्वास्थ्य के लिए किया गया। पानी छान के, जैन धर्म ने कहा कि पानी छान करके पीना चाहिए। आज घर घर में पानी फिल्टर के माध्यम से छान करके पिया जा रहा है। तो जैन दर्शन जो है एक प्रकृति का धर्म है, जो उसका पालन करेगा उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, संस्कारों से युक्त रहेगा वो, और न कभी आत्महत्या करेगा, न कभी उसके अंदर खोटे विकार आएंगे, उसके अंदर आत्मनिर्भरता रहेगी यदि जैन दर्शन का वो पालन करता है। धन्यवाद। स्थापना बिल्डिंग की हमने 2014 से ज़मीन ली थी और 2019 में इसकी स्थापना की थी। आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज से ही गुरुकुल की स्थापना हो रही है। भगवान ऋषभदेव गुरुकुल इसका नाम रखा गया है आचार्य श्री द्वारा, और इसमें हम आज 25 बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। हमारा टारगेट इसमें 100 बच्चों का एडमिशन लेने का है। हर साल 25 बच्चे बढ़ाएंगे, 4 साल में 100 बच्चे हम इसको पढ़ने का हमारा 12th तक हम इसमें बच्चों को पढ़ाएंगे और सारी निःशुल्क व्यवस्था रहेगी, बच्चों से कोई शुल्क नहीं ले रहे। अपना नाम पता बता दीजिए सर। मेरा नाम ताराचंद जैन, महामंत्री भगवान ऋषभदेव गुरुकुलम महासमिति। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।